तो देश में चुनावी मुद्दे क्या होने चाहिए? आम लोगों से जुड़े मुद्दे होने चाहिए या फिर नेताओं के हित से जुड़े मुद्दे होने चाहिए? आज सत्ता में इस सवाल पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा से पहले सत्ता में आपको बिहार के नालंदा यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले से एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। कैसे शराबबंदी के बावजूद गली गली में, घर घर में देशी शराब के पाउच मिल रहे हैं। कैसे सरेआम शराबबंदी का उल्लंघन हो रहा है। जहरीली शराब कैसे लोगों की जान ले रही है, लेकिन सरकार बेखबर है, प्रशासन बेखबर है। लाशों का अंबार है, हाकिम लाचार है। ये नीतीश कुमार का शराबबंदी वाला बिहार है। जो नीतीश शराबबंदी को कामयाब बनाने के लिए सूबे के सारे संसाधन झोंक देने का दावा करते हैं, जो अफसरों को शराबबंदी की शपथ दिलाते हैं, उनके गृह जिले नालंदा में जहरीली शराब का ऐसा कहर टूटा कि हंसते खेलते परिवार उजड़ गए। टीवी 9 भारतवर्ष पर आज हम आपको नीतीश के जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों की मुकम्मल रिपोर्ट दिखाएंगे। टीवी 9 भारतवर्ष की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको शराबबंदी पर नीतीश सरकार को शर्मिंदा करने वाला वो सच भी दिखाएंगे जिसे छिपाने के लिए पुलिस वालों और अफसरों ने जुबान पर ताले लगा लिए। छापेमारी चल रही है, कुछ इनपुट मिला है या क्या चल क्या रहा है? इतनी पेचीदा गलियों में देख रहे हैं पूरी फोर्स घूम रही है। ऐसे एक रूटीन वर्क है ये, शराब का हर जगह रेड चल रही है, तो उसी क्रम में हम लोग रेड कर रहे हैं। तो ये अब इनपुट मिला है, 5 जाने चली गई हैं, उसके बाद लगातार चल रही है, आज भी चल रही है। ठीक है, आज अगर लगातार चलती तो फिर ये कहाँ जहरीली शराब लोगों को मिल जाती है, लोग पीते हैं, मर जाते हैं। मैं देख रहा हूँ, बाकी लोकल ऑफिसर हैं, उनसे बात कर लीजिए, मैं भी देख रहा हूँ। ठीक है, किसी के सिर से पिता का साया उठा तो किसी के घर का चिराग बुझ गया, लेकिन जिले के कलेक्टर साहब इन मौतों का अवैध शराब से रिश्ता मानने को तैयार ही नहीं है। पुष्टि तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी, क्योंकि कहीं किसी के घर से कोई शराब का बोतल बरामद नहीं हुआ। लेकिन हम लोग अभी इस पूरे एरिया को, जो छोटी पहाड़ी इलाका है, तो पूरे जिले का बल यहाँ मंगाया गया है। कलेक्टर साहब की अपनी मजबूरियां हैं, जिले के सबसे बड़े अफसर हैं तो सोच समझ कर ही बोलेंगे, लेकिन उनकी चुप्पी से सच्चाई कहां छिपने वाली है, खुद ही चलकर बाहर आ रही है और बिहार सरकार के दावों की कलई खोल रही है। हर घर में, हर रास्ते पर, इस पूरी सकरी गली में आप जिधर भी देखेंगे किस तरह से यहाँ पर देखिए, नीचे से लेकर के और ऊपर तक अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए, ये जितना पॉलीथीन आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये झारखंड, देखिए झारखंड उत्पाद लिखा हुआ है, देशी शराब। ये अगर आप पाउच देखें, ये वही है, ये पाउच की शक्ल में झारखंड से लेकर बिहार तक। आखिर ये कौन सी शक्ति है, ये कहाँ से आया? नीतीश ने शराबबंदी भले ही नेक मकसद से की हो, लेकिन वो ना तो अवैध शराब के धंधे पर रोक लगा सके, न इससे होने वाली मौतों पर। अगर सिर्फ पिछले साल की बात करें तो अक्टूबर तक जहरीली शराब से 70 लोगों की मौत हो चुकी थी और नालंदा में अवैध शराब से मौतों का मामला इसी सिलसिले की एक कड़ी है। कितने बड़े पैमाने पर इस छोटी पहाड़ी पर, हर घर में, हर गली में, हर दरो दीवार पर शराबबंदी की सच्चाई की कहानी लिखी हुई है। क्या ये स्थानीय पुलिस को पहले से पता नहीं था या वाकई स्थानीय पुलिस के संरक्षण में ये सारा काला कारोबार चलता है? कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष, बिहार शरीफ, नालंदा। तो सच मानिए तो ऐसे मुद्दे ही चुनाव में उठने चाहिए जिनका सीधा सरोकार जनता से है, लेकिन हकीकत कुछ और है। इसी हकीकत से रूबरू कराने के लिए आपको हम बिहार से यूपी लेकर चलते हैं, जहां चुनावी सरगर्मी है। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले यूपी में कई मुद्दे थे, लेकिन चुनाव करीब आते आते सारे मुद्दे गायब हो गए हैं और एक ही मुद्दा अब असरदार दिख रहा है, वो है जाति। हर पार्टी जाति की राजनीति कर रही है, जातीय समीकरण के हिसाब से टिकट बांट रही है। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की पहली लिस्ट यूपी में आ चुकी है। कैसे इस लिस्ट में जातिगत समीकरण का ध्यान रखा गया है, यह आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात बीजेपी की करते हैं। यूपी में बीजेपी ने आज 107 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिसमें सामान्य वर्ग के 43 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, ओबीसी के 44 और अनुसूचित जाति के 19 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। कांग्रेस भी जातिगत समीकरण बिठाने में पीछे नहीं है। कांग्रेस की पहली लिस्ट आ चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को पार्टी के 125 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, जिसमें सामान्य वर्ग के 40, ओबीसी के 27, दलितों के 32 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया था।
समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की बात करें तो इनका भी कुछ ऐसा ही यूपी फतेह का फॉर्मूला है। जाति को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने 29 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की थी, जिसमें से जाट 3, गुर्जर 2, दलित 7, ओबीसी 3, ब्राह्मण 3, ठाकुर 2। ये कुल मिलाकर के उम्मीदवार अभी तक मैदान में उतारे गए हैं। बीएसपी की बात करें तो आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर पहले चरण के लिए 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 9 ब्राह्मण, 9 एससी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, 4 क्षत्रिय हैं और 12 चेहरे पिछड़े वर्ग के लोगों के हैं। मतलब पार्टी कोई भी हो, राजनीति सिर्फ और सिर्फ जाति की ही हो रही है। आज बीजेपी की पहली लिस्ट में भी कमोवेश यही देखने को मिला। लगातार बैठक, बड़े बड़े नेताओं के साथ मंथन। तमाम माथापच्ची के बाद यूपी में बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई है। तमाम सस्पेंस और अटकलों पर अब विराम लग गया है। सबसे बड़ा सवाल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सीट को लेकर था। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में बीजेपी ने 107 लोगों को टिकट दिया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से, केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से, श्रीकांत शर्मा मथुरा से, संगीत सोम सरधना से और बेबी रानी मौर्य को आगरा ग्रामीण से चुनावी मैदान में उतारा गया है। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। इस लिस्ट में सबसे बड़ा सरप्राइज सीएम योगी की सीट को लेकर मिला है, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री योगी के मथुरा या फिर अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलें थी, लेकिन अब जब सीटों का ऐलान हो चुका है तो सियासी विरोधी इस पर तंज कस रहे हैं। अखिलेश का तो कहना है कि बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को वापस अपने घर भेज दिया। कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि विरोध अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी ने पहली लिस्ट में 21 नए चेहरों को मौका दिया, जबकि 20 विधायकों के टिकट कटे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार इस्तीफों के बाद बीजेपी पर दलित और ओबीसी विरोधी होने का इल्जाम लगा था। लिहाजा लिस्ट में ओबीसी और दलितों को बीजेपी ने तरजीह दी है। बीजेपी ने 60% टिकट ओबीसी और दलित कैंडिडेट को दिए हैं। 107 प्रत्याशियों में से 44 पिछड़ी जाति के हैं, 19 प्रत्याशी अनुसूचित जाति के हैं। इसके अलावा 10 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। और यूपी में दलितों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। यूपी में दलितों की कुल आबादी लगभग 22% है, जिसमें कई प्रमुख उपजातियां हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर यूपी में दलित कौन है और इनकी संख्या कितनी है और कैसे ये राजनीति में अहम फैक्टर है। यूपी में दलितों में सबसे ज्यादा संख्या जाटव है, जो 54% है। इसके बाद पासी का नंबर आता है, जिनकी संख्या करीब 16% है। इसके बाद धोबी, वाल्मीकि हैं, जिनकी संख्या करीब 15% के करीब है। इसके अलावा गोंड, धनुक, खटीक हैं, जो करीब 5% हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दलितों की 66 उपजातियां हैं, जिनमें 55 ऐसी उपजातियां हैं जिनकी संख्या बल ज्यादा नहीं है। इसमें मुसर, बसोर, सपेरा और रंगरेज शामिल हैं। अब सवाल है, यूपी में दलित किन इलाकों में अपना ज्यादा प्रभाव रखते हैं, किन सीटों पर दलितों का रोल अहम होता है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं दलितों में सबसे ज्यादा संख्या वाले जाटव की, जिनकी प्रभाव मुख्य रूप से आजमगढ़, जौनपुर, आगरा, बिजनौर, सहारनपुर, गोरखपुर, गाजीपुर में है। इसके बाद नंबर आता है पासियों का, जो समीकरण बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, इलाहाबाद पासी समुदाय के प्रभाव वाली सीटें हैं। इसके बाद जो मुख्य उपजातियां हैं वो हैं धोबी, कोरी, वाल्मीकि। इनका प्रभाव ज्यादातर बरेली, सुल्तानपुर, गाजियाबाद में है। दलित वोट बैंक पर हर पार्टी की नजर होती है। पार्टियां भी जब अपने उम्मीदवार तय करती हैं तो इनकी संख्या का ध्यान रखते हुए जातीय समीकरण सेट करने की कोशिश करती हैं। जब भी दलित नेताओं की बात होती है, मायावती पहली कतार में खड़ी नजर आती हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2007 के विधानसभा इलेक्शन में उन्होंने दलितों और सवर्णों को साथ कर सरकार बनाई थी, लेकिन लगता है कि धीरे धीरे दलितों का मायावती से मोहभंग होने लगा और इसी के साथ उनकी सियासत की चमक भी कम होने लगी। मायावती की पार्टी की चुनावी सफलता का ग्राफ तो इसी बात का लगभग इशारा करता दिखता है। 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में मायावती को दलितों और सवर्णों दोनों का समर्थन मिला था।
इस चुनाव में बीएसपी को 30.43% वोट मिले थे और पार्टी ने 206 सीटें जीती थी। लेकिन साल 2012 में सोशल इंजीनियरिंग की चमक कमजोर पड़ गई। बीएसपी का वोट परसेंट गिरकर 25.9% पर पहुंच गया और सीटों की संख्या 206 से गिरकर 80 रह गई। 2017 में बीएसपी का वोट शेयर और घटा। पार्टी को सिर्फ 23% वोट मिले और सीटों की संख्या 19 रह गई। इनमें से भी 12 विधायक उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। फिलहाल उनकी पार्टी में सिर्फ 7 विधायक बचे हैं। लोकसभा चुनाव में भी मायावती की पार्टी का प्रदर्शन कुछ ऐसा ही रहा। 2009 में बीएसपी को 27.4% वोट मिले और उसके 21 उम्मीदवार जीतकर तो ये जो हम आंकड़े आपको बता रहे हैं, देखते चल रहे हैं, वो तस्वीरें कुछ इस तरीके की दिखाई देती हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर गिरकर 20% तक रह गया और उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। लेकिन साल 2019 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और बीजेपी की प्रचंड लहर के बावजूद उनकी पार्टी ने 10 सीटें जीती। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने दलित वोटों को रिक्लेम करने की कोशिश भले ही की हो, लेकिन आंकड़ों के आईनों में इस वक्त बीजेपी देश की सबसे बड़ी दलित पार्टी है। सीएसडीएस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 24% दलितों का वोट हासिल हुआ, कांग्रेस को 18.5% और बीएसपी को सिर्फ 13.9% वोट ही मिले। अगर आप पूरे भारत में दलितों का वोटिंग पैटर्न देखें तो ये कांग्रेस से शिफ्ट होकर बीजेपी की ओर आया है। सीएसडीएस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1971 में जनसंघ को 10% दलित वोट मिले थे, जबकि इसी साल कांग्रेस को 46% दलित वोट मिले थे। जनसंघ आगे चलकर बीजेपी बनी और साल 2014 तक इसका दलित वोट शेयर बढ़कर 24% तक पहुंच गया, जबकि 2014 में कांग्रेस का दलित वोट शेयर गिरकर 18.5% तक हो गया। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि दलितों ने जिसका साथ दिया, सत्ता भी उसी की रही। दलितों ने जिसका साथ छोड़ा, वो सत्ता से बाहर हो गया। दलितों के लिए आरक्षित सीटों का गणित भी इसी बात की गवाही देता है। दलितों को सत्ता में प्रतिनिधित्व मिले, इसे ध्यान में रखते हुए उनके लिए सीटों का आरक्षण भी किया गया है। बात यूपी की करें तो यहां विधानसभा की 403 में से 86 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। इन सीटों पर जिसका कब्जा रहा, यूपी की सत्ता उसी के पास रही। साल 2017 में बीजेपी ने 76 आरक्षित सीटें जीती, बीएसपी ने 2 सीटें जीती। इस बार बीजेपी की सरकार बनी। साल 2012 में एसपी ने समाजवादी पार्टी ने 58 आरक्षित सीटें जीती, जबकि बीएसपी ने 15 और बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली। सबसे ज्यादा आरक्षित सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। साल 2007 में बीएसपी 62, एसपी 13, बीजेपी ने 7 और कांग्रेस ने 5 आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की थी। इस चुनाव में सबसे ज्यादा आरक्षित सीटें जीतने वाली बीएसपी की सरकार बनी। यूपी में दलितों की साक्षरता भी एक बार हम आपको बता देते हैं। इसमें पुरुष 75.2% साक्षर हैं, जबकि महिलाओं की साक्षरता की स्थिति 56.5 है। औसतन 60.9% दलित साक्षर हैं। सत्ता में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।